गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे लाख की चूड़ियां। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया था और हमने सोचा कि आपको बहुत अच्छी तरह पहले लाख की चूड़ियां दिखाएंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए लाख की चूड़ियां हैं, आपकी मम्मी के पास भी होंगी, घर में देखी होंगी आपने। लाख एक पदार्थ है जो पेड़ से निकलता है, उससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। और चूड़ियां हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए लाख की चूड़ियां, ये लाख की चूड़ियां। तो अब चैप्टर स्टार्ट करें। अगर आपने लाख की चूड़ियां देखी हो तो आते हैं मेन चैप्टर पर। लेखक कामतानाथ जी हैं पाठ के, और उन्होंने लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू के विषय में ये चैप्टर लिखा है कि किस प्रकार मशीनों ने हमारे हाथ के काम को छीन लिया है। इस पाठ में पढ़ाया गया, बताया गया, लेखक ने बताया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे का तात्पर्य लेखक से, कामतानाथ जी से, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। आपको भी अपने नानी के घर, मामा के घर जाना समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही लेखक को भी अपने मामा के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब ये वहां से लौटते थे तो इनके पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां होती थी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो आजकल जैसे खेल तो उस समय नहीं थे, आजकल जैसी सुविधाएं उस समय नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, तो खेल के यही सब साधन थे जो बच्चे आपस में खेला करते थे। तो इनके मन में बहुत आकर्षण था रंग बिरंगी गोलियों के प्रति। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि ननिहाल के थे बदलू, तो उनको बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वो बदलू मामा ना कहकर उनको बदलू काका कहते थे, क्योंकि गांव के जितने बच्चे थे सब उसको बदलू काका के नाम से संबोधित करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। आमतौर पे गांव में वृक्षों की संख्या शहरों से ज्यादा होती है, तो हर घर में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। बदलू के गांव घर में भी, आंगन में भी नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, चूड़ी बनाने का काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, आग जलती रहती थी, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। लाख को पिघला करके चूड़ियों का आकार देता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता है। ये देखिए आप, ये आग जल रही है और ये चूड़ी का आकार दे रहा है बदलू लाख को। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। पहले चूड़ियां बना लेता, फिर उनको कलर करता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। एक छोटे से स्टूल था, जिसपे बैठ करके, मचिया जिसको कहते हैं, उस पे बैठकर काम किया करता था। पुराने जमाने में आज भी मिलती है, आप किसी भी हैंडलूम एग्जीबिशन में जाएं, किसी में जाएं, तो एक छोटी चारपाई नुमा स्टूल होता है जो बिना हुआ रहता है, तो वो उसी पर बैठ करके लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय, लेखक का दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास बीतता था, क्योंकि उसे बहुत रुचि थी ये देखने में कि वो कैसे चूड़ियां बनाता है, कैसे गोलियां बनाता है। बदलू उसको, लेखक को लला कहकर संबोधित करते थे, और लेखक के पहुंचते ही तुरंत एक मछिया मंगा देते, और लेखक घंटों बैठकर इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखते रहते। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता है, और पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर
कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई, अपनी ही रचना को, अपने द्वारा बनाई गई चूड़ियों को देखकर अभिभूत होकर के वो देखता रहता। और जब बेलन पे वो चढ़ाता उनको, तो उसे उसे लगता कि ये बेलन ना होकर के किसी नई वधु, किसी नव विवाहिता के हाथ की कलाइयाँ। बदलू मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला था, चूड़ियां बेचने वाला था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, पुरातनिक पेशा था, उसके पूर्वजों से चला आ रहा ये पेशा था। और वास्तव में बहुत सी सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज्यादा बिकती थी, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। ऐसा नहीं था कि जैसे हम लोग चूड़ियां लेते हैं और पैसे देते हैं, कुछ रुपए देते हैं, ऐसा बेचने का तरीका उसका नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, एक वस्तु देना, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। लोगों के यहाँ जो भी अनाज होता था, किसी के यहाँ दाल होता था, किसी के यहाँ चावल होता था, किसी के यहाँ गेहूं होता था, तो लोग उसको वो दे जाते थे और चूड़ी ले जाते थे। रुपए के बदले नहीं देता था, वो सामान के बदले देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी, लेखक ने कभी भी उसको किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ा का महत्व ही कुछ और होता है। लेखक को याद है कि उसके यहाँ मामा की किसी लड़की की शादी थी और जरा सी बात पर बदलू बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लगे थे। लोहा अर्थात बहुत मुश्किल हो गई थी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, जो चूड़ियों का जोड़ा देता था उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था। तो क्या कितना बढ़ता था ये देखेंगे हम, कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी मिलते। यही उसकी कमाई होती थी मुख्य रूप से। यदि संसार में बदलू को किसी चीज से चिढ़ थी, तो वो थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वो अंदर ही अंदर फूट जाता, नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेखक से वो घंटों बात किया करता था, कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में, कभी उसके घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमते हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, अर्थात लाख की चूड़ियों में तो थोड़ा वजन होता है, अगर वो पहनेंगे तो उनके हाथ में हो सकता है मोच आ जाए, चोट लग जाए। कभी कभी बदलू लेखक की खातिर अच्छी खासी खातिरदारी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वो सदा लेखक के लिए कभी मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल होती तो रोज ही लेखक उसके घर से दो चार आम खाकर आते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण लेखक को बदलू अच्छा लगता था, वो था लगभग रोज ही बदलू लेखक को लाख की एक दो गोलियां बना देता। हर हर गर्मी में लेखक अपने मामा के यहाँ आता था, और जैसे ही स्कूल खुलता था, जैसे आपका स्कूल खुलता है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो कब से बंद है स्कूल, और कहीं आने जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बीमारी फैलनी नहीं चाहिए। तो लेखक का स्कूल जैसे ही खुलता था, वैसे ही वो वापस अपने घर लौट जाता था। परंतु दो तीन बार ही लेखक अपने मामा के यहाँ गया होगा कि उनके पिता का ट्रांसफर बदली कोई एक लंबी अवधि तक बहुत दूर हो गई, और एक लंबी अवधि तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, 8-10 वर्ष का समय बीत गया, तब लेखक को अपने मामा के यहाँ जाने का
समय आया, जाने का कोई ना कोई कारण बना जब वो इतने वर्षों के अंतराल के बाद अपने मामा के यहाँ गया। गांव में होते हुए भी उसे लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब होलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी, बड़ा हो गया था, उम्र बढ़ गई थी लेखक की। तो इस बीच लेखक ने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां ही पहने हैं। विरले किसी एक आध हाथ में ही लाख की चूड़ियां देखी लेखक ने। एक दिन एक घटना घटी। एक दिन सहसा बदलू का ध्यान आया लेखक को। क्यों आया? ये हुआ कि बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। घर में मामा नहीं थे, तो उसको चोट लग गई। उसकी कलाई में चूड़ी घुस गई, खून बहने लगा। तब लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा लेखक को बदलू का ध्यान हुआ आया। चूड़ियां देखते ही लेखक को बदलू का ध्यान हुआ आया और उन्होंने सोचा कि चलो बदलू से मिलकर आते हैं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर गए और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे, नीम का वृक्ष था, हमने आपको बताया था, याद होगा, बदलू के आंगन में एक खाट पर, एक चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक को पहचान नहीं पाया बदलू और बहुत देर तक लेखक को देखता रहा। मैं हूं जनार्दन, काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, अर्थात वो अभी भी नहीं पहचान पाया था। मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, याद कर रहा हो कि ये कौन है जिसको वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उम्र में भी अंतर आ चुका था लेखक के। जब वो बचपन में वहां जाता था, अब 8-10 वर्ष के अंतराल में उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, पहचानना मुश्किल था। तब वो एकदम से बदलू बोला, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। लेखक ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो लेखक को उसकी मचिया ही नजर आई, ना तो वहां भट्टी थी, अर्थात चूड़ी बनाने का कोई भी सामान नहीं था। लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने बोला, ऐसा कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते बदलू को खांसी आ गई और वो बहुत देर तक खांसता रहा। लेखक को लगा कि उसे दमा है। दमा एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें लगातार खांसी आती रहती है, सांस की बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, 7-8 वर्ष हो चुके थे, उसका शरीर कमजोर हो रहा था, उम्र बढ़ रही थी, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने लेखक की शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। उसे लगा कि ऐसा तो नहीं लगा, लेखक को लग रहा कि मुझे दमा हो गया। फसली खांसी है, सीजनल खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। उसको लगा कि बदलू के भीतर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। और देर तक सोचता रहा लेखक कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। जब से मशीनें बनी हैं, हाथ का काम कम हो गया है, हाथ के रोजगार मिलना लोगों को कम हो गया है। जैसे कंप्यूटर के आने से कितने व्यक्ति एक साथ काम किया करते थे, उनका काम एक ही कंप्यूटर 2 कंप्यूटर निपटा देते हैं, तो ऐसे उन व्यक्तियों का रोजगार चला गया। लाख की चूड़ियां हाथ से बनाया करते थे लोग, मशीनें आ गई तो हाथ का रोजगार चला गया। मशीनें आ गई, कपड़े बिने जाने लगे मशीनों पर, फैक्ट्रियों में, तो
हथकरघा, हाथ से बनने वाली साड़ियाँ, हाथ से बनने वाले वस्त्र की उपयोगिता कुछ कम हो गई। तो लेखक ने कहा कि बात को बदलना चाहता था लेखक, उसकी पीड़ा को कष्ट दूर करना चाहता था। कुछ देर शांति रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। लेखक ने बात बदलते हुए कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? अच्छी है लला, बहुत अच्छी। उसने लहक कर अर्थात प्रसन्न होकर कहा और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक ने फिर पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है।